नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। इसके पहले हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखे थे। प्रत्याहार बनाने के लिए देखिए, हम आप लोग की पुस्तक में जितने प्रत्याहार बने हुए हैं दिखा रहे हैं, सब उसी बनाना सिखाने के लिए देखिए शॉर्ट में दिया है। तो बनाना सिखाने के लिए अब क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड श्यामपट होता है, तो उस पर लिख करके समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास प्रोजेक्टर है नहीं बच्चों, इसलिए वो कॉपी पर लिख करके बताना होता है। तो उसी माध्यम से हम आप लोग को समझाए थे। अब आप लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा कि वैसी सुविधा हमारे पास नहीं है, और अगर हमें अध्यापन और आप लोग को अध्ययन की लालसा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए हम भाई वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी ललक है पढ़ने की और हमें ललक है पढ़ाने की। तो अध्ययन अध्यापन की अगर रुचि है तो यहाँ पे कोई साधन मायने नहीं रखता है कि ये साधन है अथवा नहीं है। पंखा नहीं रहेगा तब भी गर्मी में पढ़ने की अगर ललक है तो पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो बहाने हज़ार मिल जाएंगे कि इस कारण से नहीं पढ़े हैं। पंखा नहीं है तो खाना नहीं है, तो सोने की जगह नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं है, हर तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन अगर अध्ययन और अध्यापन दोनों की ललक है तो कहीं भी कोई साधन मायने नहीं रखता है। ठीक है बच्चों। और आज अब हम लोग को प्रत्याहार के बाद पढ़ना है अब प्रयत्न वर्णों के। जब हम लोग प्रयत्न करते हैं तो देखिए, प्रयत्न टॉपिक है, तो जब हम लोग कोई उच्चारण करते हैं तो उसके लिए चेष्टा करते हैं। ठीक है। जब अंदर से जो आंतरिक उच्चारण करने में जो चेष्टा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रयत्न कहते हैं। किसी की भी कार्य करने के लिए प्रयत्न करते हैं हम लोग ना, तो जो प्रयत्न करने में जो हम लोग को क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो चेष्टाएं करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के देखिए, हम आप लोग के पुस्तक से ही पढ़ करके बच्चों एक बात ये भी बता दें, मेरे पास ये पुरानी वाली पुस्तक है जिसमें पूरा सूत्र नहीं दिए हुए, लेकिन आप लोग की नई पुस्तक में जैसे यहाँ पर ये कुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, सब कुछ मतलब दिया हुआ है नए में। लेकिन मेरे पास ये पुरानी पुस्तक है, लेकिन मैं आप लोगों को सूत्र सहित ही पढ़ाऊँगी, जिसके लिए मेरे पास अब बोर्ड तो है नहीं कि वहाँ लिख करके हम बताएंगे। हमको मतलब स्मरण है, सब कुछ बिना देखे भी मैं आपको इसी तरह बोल दूँ। लेकिन कोई चीज़ मैं सोचती हूँ कि सामने लिख करके दिखाऊंगी तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग को बस एक कॉपी पर लिख करके मैं बताती हूँ, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में जब रहते हैं तो वहाँ तो साधन होता है हमारे पास ब्लैक बोर्ड, लेकिन यहाँ नहीं है। तो देखिए, प्रयत्न करने के वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम लोग प्रयत्न कहते हैं, बताएं अभी बेटा। फिर यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य किस चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं? तो उस चेष्टा से है जिसको जो ध्वनि निकालने के पहले मुख के अंदर होता है। अर्थात जैसे क बोलने के पहले हम लोग कंठ से प्रयत्न करते हैं, तब क ध्वनि बाहर आती है। ऐसे ही हम लोग बोलना चाहें तो नहीं, बिना चेष्टा के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो उच्चारण बोलने की बात ही क्या है? उच्चारण में से बोलना हम लोग बोलते हैं, तभी तो उच्चारण के ही द्वारा बाहर निकलती है ध्वनि। तो आंतरिक प्रयत्न पहले होता है, तो जो ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होता है उसी को हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। और बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण के निकलते समय होता है। जैसे आंतरिक जो चेष्टाएं होती हैं मुख के अंदर जो होती हैं, तो वो आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। और जब बाहर आते समय जो प्रयत्न होते हैं, जितने समय में वो डायरेक्ट तो बाहर आता नहीं है, तो जितने समय में वो आता है बाहर, मुख से निकलते समय जो बाहर आते समय जो प्रयत्न होते हैं उसी को हम लोग बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो भी मतलब प्रयत्न तो दो प्रकार के हुए पहले, उसको हम आप लोगों को बताएंगे बेटा थोड़ा सा। प्रयत्न तो पहले दो प्रकार के हुए, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो पहले 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न, ईषत स्पृष्ट, विपरीत और ईषत विपरीत और संवृत। स्पृष्ट
स्पृष्ट प्रयत्न में बच्चों क से म तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उन्हीं का स्पृष्ट व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, वर्णमाला पढ़ाते समय बताए हैं बच्चों। 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? स्पृष्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इस प्रयत्न में यहाँ हम आप लोग को बता रहे हैं एक चीज़, उसके बाद प्रैक्टिकली भी बताएंगे। इसलिए मतलब कि इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे कि क का उच्चारण करना है तो जिह्वा कंठ को स्पर्श करेगी। ठीक है ना। तालु को यचु यशानाम तालु तालु जब स्पर्श करती है तो जिसे ई हम लोग बोलते हैं, तो बिना तालु के ई बोलेंगे तो जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी। ठीक ना। फिर तो क से म तक मतलब वर्गों में हम लोग पढ़े हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम दंत, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपदमानिया नाम औष्ठव। तो ये जो क से म तक जितने हैं तो वही स्पृष्ट कहलाते हैं। ठीक ना। और ईषत् स्पृष्ट संस्कृत में मतलब इसके सूत्र भी हैं अलग अलग, हम उसी माध्यम से एक बार बताएंगे। यहाँ हिंदी में आप लोग को बता देना है। यवरल जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उन्हीं को ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। और विवृत केवल यह स्वरों का होता है। स्वर जो होते हैं अ, ई, उ, री और इनके दीर्घ मतलब जितने भी स्वर हैं कुल, तो उन्हीं 9 स्वर हैं कुल, तो मतलब पूरे 9 स्वरों का उच्चारण विवृत होता है। मतलब जो प्रयत्न होता है वह विवृत होता है। सूत्र होता है विवृतम स्वराणाम। फिर ईषत् विवृत में जो शल होते हैं उष्म वर्ण जिसको कहते हैं और शल प्रत्याहार में होते हैं, तो श हाँ, इनको जिह्वा इसमें कम उठाना पड़ता है उष्म व्यंजन, तो ईषत् विवृत कहते हैं। विवृत मीन्स खुला हुआ और ईषत् विवृत मतलब कि अर्ध खुला हुआ, थोड़ा सा। ठीक ना, थोड़ा खुला हुआ। और संवृत, यह वायु का मार्ग बंद रहता है। इसमें वायु का मार्ग बंद, जिसे ह्रस्व अ का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख इसमें वायु का मार्ग, जिसे मुख निकलने के लिए अ बोलते हैं, तो उतना मुंह खुला हुआ नहीं रहता है। जब बोलेंगे तो मुंह खुला हुआ रहता है। ठीक ना। तो एक तरह से हम लोग अ का उच्चारण संवृत, मुंह बंद मतलब बंद हुआ रहता है, वायु का मार्ग बंद रहता है, तब हम लोग ह्रस्व अ का उच्चारण कर लेते हैं, इसीलिए वो संवृत। ठीक ना। उसके बाद बाह्य प्रयत्न, उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकलते समय होते हैं। ठीक है ना। और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वह 11 प्रकार के होते हैं। 11। ठीक ना। 11 काइंड्स ऑफ 11 प्रकार के, 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न और 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब बाह्य 11 कौन से प्रयत्न हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक ना। ये 11 बाह्य प्रयत्न है। अब इनका अलग अलग प्रैक्टिकली अच्छे से हम सूत्रों के माध्यम से और प्रैक्टिकली भी करके आप लोगों को इस माध्यम से बताते हैं। ठीक ना। नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि पुस्तक नहीं पढ़ाई है मेरे पास, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख कर के आप लोग को पढ़ाते थे। देखिए, वर्णों के प्रयत्न, चेष्टा को प्रयत्न कर 2 प्रकार के होते हैं। पहले अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। आद्यो पंचधा 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत और संवृत 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट किसे कहते हैं? स्पृष्टम, प्रयत्नम, स्पर्शा नाम। स्पर्श को ही स्पृष्ट कहते हैं। इसमें क से म तक के सभी 25 वर्ण आ जाते हैं। फिर ईषत् विवृत, ईषत् स्पृष्ट, जिसमें थोड़ा, ईषत् मीन्स थोड़ा होता है। ईषत् स्पृष्टम अंतस्था नाम। ईषत् स्पृष्टम अंतस्था नाम, इसमें सभी यण और यवर ल आते हैं। ठीक है ना। यण यवर ल को ही कहते हैं, यण को ही अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। फिर ईषत् विवृत,
अर्ध खुला हुआ, आधा खुला हुआ। ईषद विपरीत उष्माणम, इसमें सभी शल प्रत्याहार के वर्ण श, स, ह आते हैं। श और ह आते हैं, ठीक है ना। विवृतम, विवृत मीन्स खुला हुआ। विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, इसमें सभी अच प्रत्याहार के वर्ण स्वर वर्ण आते हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ सभी स्वर विवृत हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन भी बनते हैं अधिकतर, तो आप लोग को हम बता देना, अगर आए तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। वैसे अभ्यास प्रश्न जितने दिए हैं सब लोग इतने अच्छे से मतलब पढ़ लेंगे। जहाँ भी कहीं अभ्यास प्रश्न भी क्लास में हम करवाए हैं आप लोग को, और उसके पश्चात कहीं मध्य से क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन जो ऐसे दिखता है हमको ना, तो हम लिख लेते हैं कि अपने से भी क्वेश्चन बनाने चाहिए कि एग्जामिनर की पहुंच से बाहर कहीं कुछ भी ऐसा ना एग्जामिनर पूछे जो हम लोगों से न बन पाए। किसी भी स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न है, स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, विवृत होता है। विवृतम स्वराणाम, केवल स्वरों का ही विवृत अभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है ना। और व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है, ईषत् स्पृष्ट है और ईषत् विवृत है। तीन क्या हो गए? व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न हो गए, और एक स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न हो गया, और स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न है दो। समृद्ध जो ह्रस्व अ होता है उसका समृद्ध होता है और बाकी का विवृत। तो मतलब तीन व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न हो गए और दो स्वर के अभ्यंतर प्रयत्न हो गए, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद समृद्ध, यह ह्रस्व आप लोग जान लिए हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें ह्रस्व अ का आता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बाह्य प्रयत्न पे। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश धा, ठीक है ना। ये संस्कृत में इसको, ये आप लोग को याद है, आप लोग की पुस्तक में भी दिया है, लेकिन ऐसे डीपली आप लोगों से ये सूत्र नहीं पूछेगा, लेकिन याद रहेगा, समझे रहेंगे तो ठीक रहता है। क्योंकि जितना ये याद करना पड़ता है इतना हम लोग शॉर्ट में याद कर लेते हैं। भले थोड़ा सा वो आप लोग को अभी थोड़ा कठिन लगे, लेकिन 2-4-5 बार अगर पढ़ लेते हैं तो यही सरल लगेगा ये वाला याद करना। विवार विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इतना याद करना पड़ेगा। और अगर ये याद कर लेते हैं हम लोग तो इसको भी सूत्र के माध्यम से, अगर ये तो याद रहेगा बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश धा, ये जो इतना याद करते हैं तो इसको इन सूत्रों के माध्यम से याद कर लेते हैं तो और आसानी रहेगी, ठीक ना। जैसे आप लोगों को सुविधा हो, अगर ऐसे हिंदी में याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा संस्कृत में याद कर ले, किसी भी तरह से जिससे आप लोगों को सूटेबल हो, सूत्रों के माध्यम से याद करें या फिर ऐसे। तो विवार मीन्स खुला हुआ होता है। विवार श्वास अघोष, खरो विवारा श्वासा अघोषा, खरो विवारा श्वासा अघोषास, ठीक ना। तो खर किसे कहते हैं? खप छठत, मैं अभी प्रत्याहार जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम आप लोग को बताए थे। खप छठत चटत कपय शक स, ठीक है ना। 13 वर्ण खर प्रत्याहार में होते हैं। तो ये हो गया खरो विवारा श्वासा अघोषा, खर श्वास और अघोष। फिर संवार हर्ष संवारा नादा घोषा। हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 20 वर्ण आते हैं। ह य व र ल य म ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ड, ठीक है ना। तो ये 20 वर्ण हर्ष प्रत्याहार में हो गए। हर्ष सवारा नादा घोषा, ठीक है। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण हम लोग को पढ़ना। अल्प प्राण में कौन से वर्ण होते हैं? वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचमा यड़स्य अल्प प्राणाः। वर्गों के वर्णमाला पढ़ाते समय हम आप लोग को बताए थे, कुछ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो जो 5 वर्ण होते हैं तो इसमें प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण इनको क्यों कहते हैं? ये तो जान गए कि प्रथम तृतीय और पंचम को कहते हैं, लेकिन इसलिए भी कहते हैं, प्रैक्टिकली करके जान लीजिएगा कि क पहला वर्ण क होता है, तो क जल्दी बोल लेते हैं हम लोग, कम ऊष्मा लगती निकलती है, इसमें कम वायु निकलती है, बोल लेते हैं। बोल के देखिएगा, क और ख बोलते हैं तो उसमें समय लगता है थोड़ा, और तृतीय ग बोलते हैं तब भी जल्दी से बोल लेते हैं। अल्प प्राणा, प्राणवायु जो होती है वो कम, अल्प मीन्स कम, और प्राणा प्राणवायु अर्थात
वायु जो निकलती है वो बहुत कम निकलती है। तो प्रथम ऐसे भी अगर ये संख्या भूल जाते हैं कि कौन से वर्ण होते हैं तो इससे भी ट्रिक समझे रहिएगा कि जिसमें कम वायु निकलती है उसी को अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं? कुल 19 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग महाप्राण। अब महाप्राण कौन होते हैं? वर्गा नाम द्वितीय और चतुर्थो षोडश महाप्राणा। उसमें प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण जो होते हैं य व र ल, ये अल्प प्राण में होते हैं। और बच गए द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और शल, श, श, स और ह, ये महाप्राण होते हैं। इनमें क्या होता है? महा मीन्स अधिक, और प्राणवायु जो होती है वो अधिक निकलती है। ख, घ, छ, झ, समय लगता है ना, ठ, ढ, थोड़ा उससे अधिक थोड़ा समय लगता है। तो इस ट्रिक से भी हम लोग समझ सकते हैं। हम आप लोग को ट्रिक बता दिए हैं, सब कुछ हर तरह से आप लोग को जैसे सूटेबल लगे उस तरह आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया सभी को? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, इसी के बाद अब आप लोग का ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। आज माहेश्वर सूत्र वर्णमाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया है। और अगले टर्न में हम लोग संधि नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सुप्रभात, नमः संस्कृताय।